जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है CDA लखनऊ क्लासेस में। मैं एस राठौर सर आज कोर्स का यूनिट से अगला चैप्टर लेके आए हैं। अगला जो आपका क्रिम था, इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, गोल्गी बॉडी पढ़ी, फिर लाइसोसोम पढ़ा, ER पढ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, सभी के कार्य पढ़े। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी जुड़े हैं, और वो क्या कर सकते हैं, पहली जो क्लासें हैं इससे पहले कोर्स से जो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हुआ है वो पहली क्लास देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। और आगे जो अभी है कंटिन्यू हम लोग करेंगे बायोलॉजी का। जो भी विद्यार्थी NTPC 2024 में फॉर्म डाल रहे हैं या टेट CTET और इसके बाद में आपका सुपर टेट के विद्यार्थी, TGT PGT के या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के विद्यार्थी, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला चल रही है। इसे मास्टर श्रृंखला के नाम से बताया गया है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गन्स पढ़ा रहे थे, उसमें अगला है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए जो आपका है, इसको देखो स्ट्रक्चर को, केंद्रक का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें बना हुआ है। जो मध्य भाग में होता है जो कोशिका के, वही केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर कई प्रकार के आपके जैसे कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र में भी आपका फिर DNA RNA वगैरह होता है, कई प्रकार की उसमें प्रोटीन्स भी रहती है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब आते हैं हम केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो जैसे कोशिका की खोज जो की थी, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वैसे ही उसके अंदर जो बीच का पार्ट है वो आपका केंद्रक कहलाया, और केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक। ये ब्राउन, और वैसे भी केंद्रक का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। याद रखना, केंद्रक का रंग कैसा होता है? तो केंद्रक का रंग भी आपका, ऐसे अगर पूछा जाए केंद्रक का रंग जो है कैसा होता है, तो केंद्रक का रंग भी जो है आपका रंग कैसा होता है? ब्राउन होता है। याद कर लेना, तो केंद्रक का रंग ब्राउन होता है। इसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब बात करेंगे हम, इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ब्राउन से ब्रेन याद रखना, अर्थात कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को, क्योंकि जिस प्रकार शरीर का कंट्रोल जो है मस्तिष्क के पास होता है, उसी प्रकार जो है केंद्रक का कंट्रोल, केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण करता है। इसलिए इसे कंट्रोलर भी कहते हैं या कोशिका का प्रबंधक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रबंधक। याद रखना, कोशिका का प्रबंधक, ठीक है। प्रबंधक किसे कहते हैं? कोशिका का प्रबंधक तो केंद्रक या न्यूक्लियस को कहते हैं। इसमें जो है 80% प्रोटीन होती है और 10% DNA होता है, कुछ RNA भी होता है, और आपके यानी कि इसमें नाइट्रोजन बेस भी उसी के अंदर होते हैं, उसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो केंद्रक है सॉरी, ठीक। तो केंद्रक जो आपका है, इसका रंग हमने बताया कैसा? ब्राउन कलर का होता है। उसी के अंदर आपको पता है DNA होता है, ठीक, और इसी के अंदर RNA भी होता है। अभी आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हमने आपको बताया कि कोशिका का जो प्रबंधन का कार्य, कि मैनेजमेंट का काम किसको करना है? केंद्रक का, ये इंपोर्टेंट होता है। अब बात करेंगे अगला जो है सेल ऑर्गन्स। नेक्स्ट आता है लाइसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट अंग है आपका लाइसोसोम। देखिए, आपको हमने बताया कि जो है आपकी कोशिका में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, और ऊर्जा की अगर किसी भी स्थान पर कमी हो जाती है तो उसे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी कर रही है या गोल्जी बॉडी, ठीक। और बाकी सारे जो सेल ऑर्गन्स जैसे राइबोसोम है वो प्रोटीन को बना रहा है, ठीक है। तो सारे सेल ऑर्गन्स अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सारे कोशिकाएं। जब कार्य का है उनका नियंत्रण कौन कर रहा है? केंद्रक कर रहा है। अब केंद्रक कर रहा है, जिसमें से जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है कि उसमें जब कोई कोशिकांग सेल के अंतर्गत सही काम नहीं कर रहा होता है तो उसको ये लाइसोसोम उसको क्या करता है? पचा के उसे कोशिका के बाहर निकाल देते हैं, या उसको खत्म करके कोशिका से बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसका काम है। और लाइसोसोम की खोज की थी डी डोबे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? डी डोबे, अर्थात डी डूब करके लाइसोसोम लाए, ठीक है। और लाइसोसोम कहाँ डूबे? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, मतलब हाइड्रो शब्द होता है पानी के लिए, हिंदी में बोलते जल अपघटक एंजाइम। क्या बोलते हैं? जल अपघटक
ठीक है। तो जल अपघटक जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, ये इसमें भरे रहते हैं। तो लाइसोसोम में क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम। पॉइंट लिख लेना कि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं, जो क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, अर्थात जो भी भोजन वगैरह आता है या जो पार्ट हो जाते सेल के बेकार, उन्हें पचाने का कार्य करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, जो लाइसोसोम में भरे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, लाइसोसोम को सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, अर्थात आत्महत्या की थैली। क्या होता है? आत्महत्या की थैली। पूछा जाएगा किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं या आत्महत्या का थैला कहते हैं? तो लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें भरा है, जो एंजाइम जिस भी पार्ट पर डालता वो पार्ट खत्म हो जाता, गल जाता है। कभी कभी क्या होता है, यही जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये अपने ऊपर डाल देता है। किसके ऊपर? लाइसोसोम स्वयं अपने ऊपर डाल लेता है, इसलिए यही खत्म हो जाता है। जब लाइसोसोम खत्म हो जाता है तो इसको ही बोलते आत्महत्या की थैली। अब क्या है, देखिए जैसे हमने आपको बताया कि गोल्गी आपका काम क्या है? जो एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहा है, ठीक है, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। अब क्या होगा? गोल्गी बॉडी से कहा जाएगा कि आप जाइए और कहीं से एनर्जी ले आओ, तो वो गोल्गी बॉडी कहीं मैं भी नहीं कर रहा हूँ काम, क्योंकि इसने नहीं किया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं बनाया, तो हम भी काम नहीं कर रहे, और वो भी काम नहीं कर रहा है। अब कंडीशन क्या होगा? केंद्रक कहेगा अब जब ये काम ही नहीं कर रहा मैं क्या कर दूं? तो फिर लाइसोसोम को गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आएगा उसको तो वो क्या कहेगा? अच्छा तुम लोग एक भी काम नहीं कर रहे हो, बहुत हो गया ना प्रबंधक साहब, आप भी देख रहे हो, अब हमें आया गुस्सा। और वो क्या करेगा? अपने अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा, है ना, वो अचानक से पूरे कोशिका पे डाल देगा। वो ले बोले खत्म करो, और जैसे ही वो सब कोशिका पे डालेगा पूरे कोशिका ब्लास्ट होगा, और इसके बाद सारे कोशिकांग और कोशिका खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका का क्या बोलते हैं? एटम बम बोलते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस पर भी डाल देगा। समस्त बोले कोई काम ना करो, नहीं करना है नहीं करो, खत्म, हम भी खत्म तुम भी खत्म, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। वही वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है यहाँ पर, इसलिए इसको एटम बम बोलते हैं। किसका? कोशिका का। इसे परमाणु बम कहते हैं। ठीक है, कोशिका का परमाणु बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट बात करेंगे, एक पॉइंट आएगा आपका कि किसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता? तो आरबीसी की, जो आपकी रक्त होता है, ठीक है, ब्लड होता है या रक्त है, ठीक है, रक्त में जो आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स बोलते हैं। ये आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या लाइसोसोम नहीं होता। जब लाइसोसोम नहीं होगा तो इसे खत्म कौन करेगा? तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी, आपको पता है इसकी कोशिकाओं की उम्र होती है 120 दिन, होती है 120 दिन। आरबीसी अर्थात आरबीसी सेल जो है 120 दिन तक जीती हैं, और इसके बाद ये मर जाती है। लेकिन कहाँ मरती हैं? क्योंकि इसमें लाइसोसोम है नहीं है, तो ब्लड में तो मरेंगी नहीं, ये जाकर के स्प्लीन नामक स्थान पर, जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लीहा, ठीक, या तिल्ली, क्या बोलते हैं? तिल्ली। ठीक, तो जो आपकी लीवर में ही होती है, लीवर के पास प्लीहा या तिल्ली लगी होती है, वहीं जाकर के आरबीसी सेल जो है वहीं क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। ध्यान रखना, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आरबीसी में। और हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है, सेंट्रियोसोम भी नहीं पाया जाता वहां पर, क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रियोसोम भी नहीं पाया जाता, विभाजन नहीं कर सकती इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? आरबीसी सेल में। आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक, अगला कोशिकांग देखिए, ये तो लाइसोसोम हुआ। नेक्स्ट कोशिकांग है आपका प्रोटोप्लाज्म या जीवधर्म। ये कोशिकांग नहीं है, एक्चुअली में क्या है, ये आप कोशिका देख रहे हो ना, कोशिका,
तो कोशिका जो होती है उस कोशिका की, जैसे ये कोशिका है, देख लो पहले वहां, अब देखो यहाँ कोशिका है, इसके अंदर ये आपका केंद्रक है, यहाँ क्या है केंद्रक है, ये कोशिका है पूरी, ठीक। तो यहाँ जो भरा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकांग है और यहाँ भी इसके अंदर भी कोशिकांग भरा है, जैसे डीएनए है और इसमें केंद्र का है इसके अंदर, ठीक। तो इनके अंदर जब ये भरा है, तब कोई झिल्ली में कई प्रकार के आइटम आप भर दोगे उसमें, जैसे सपोज दैट करो आप इलेक्ट्रिक बल्ब को डाल दो, उसी में रॉड डाल दो, उसी में CFL डाल दो और सब ऐसी झिल्ली में लेके आओ, तो क्या करेंगे आपस में लड़ जाएंगे, टूट भी सकते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार इस झिल्ली में मेम्ब्रेन में सब कोशिकांग डले हुए हैं, अगर ये क्या करेंगे आपस में लड़ते टूटते, तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, इन कोशिकांगों के अंदर जो है कोशिका द्रव्य भर दिया गया, मतलब फ्लड भर दिया गया, जिससे उसमें ये सभी तैरते रहें और आपस में लड़े ना। तो इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, और यही जो जीव द्रव्य है इसे ही जीवन का इकाई मान ली गई है, या कोशिका में जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म में जो है 80% जल होता है, आपको बताया हमने, जीव द्रव्य में क्या होता है 80% जल होता है और ये कलरलेस होता है, मतलब कोई रंग नहीं होता है, इतना ध्यान देना। और इसी के बाद आपकी बात करेंगे, ये दो तरह का होगा, जैसे केंद्र, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के बाहर साइड में भरा रहेगा द्रव्य उसको कोशिका द्रव्य, और कोशिका को बायोलॉजी में साइटो बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और इसके बाद जो केंद्रक के अंदर होगा उसको केंद्र का द्रव्य बोलते हैं, और केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलाकर क्या बनता है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बनता है, ठीक। तो जो केंद्रक के अंदर भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, जो केंद्रक के बाहर कोशिका में भरा है वो साइटोप्लाज्म हो गया, ये आप देख सकते हो। पूछा जाए अगर प्रोटोप्लाज्म में कितने % जल होता है 80% जल होता है वाटर, और कोशिका में कितने % होता है 60 से 65%, ध्यान रखना यहाँ पर। तो इतना आपको ध्यान रखना, ये वाला हो गया। अब बात करेंगे हम, पुनः आते हैं जो न्यूक्लियस में हमने आपको बताया था कि इसमें डीएनए और आरएनए वगैरह होता है, और डीएनए आरएनए बनता कैसे है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का देख रहे हो ना, देखो हाँ, और उसमें देख लिया आप, देखो ये मैंने बना रखा है, ये बना हुआ ऐसा है, ये आपको दिख रहा है क्रोमोसोम बना हुआ, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है या गुणसूत्र का, ठीक। इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं, इसकी खोज ई स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, ई स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। और बात की जाए कि क्रोमोसोम जो होता है वो कहां, तो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है क्रोमोसोम, जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते, धागेनुमा संरचना होती है, उसी में से आपके बनते हैं। और आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं मनुष्य में पूछा जाता है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम, ये जोड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में जो है 23 जोड़ी क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संख्या पूछी जाए तो टोटल 46, ठीक है। कितनी संख्या में देखा जाए तो संख्या में 46, ठीक। जोड़ी में 23, और ये दो तरह के होते हैं गुणसूत्र। कैसे होते हैं गुणसूत्र, दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, क्या होते हैं सोमैटिक क्रोमोसोम, ठीक। दूसरे होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। सोमैटिक होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कायकीय गुणसूत्र, क्या बोलते हैं कायकीय गुणसूत्र, इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक। लिंग गुणसूत्र, जो कायकीय गुणसूत्र होते हैं जो हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं को बनाते हैं, जैसे कि
हमारा ब्रेन हो गया, मुंह हो गया, जीभ हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, ओंठ हो गया, ये सब सारी चीजें जो होती हैं कायकीय गुणसूत्र में होता है। और कायकीय गुणसूत्र में जो जीन लगे होते हैं ये कभी क्या नहीं होते हैं, अगली पीढ़ी में या अपने बच्चों में नहीं जाते हैं। अगर ऐसा इसके साथ जाता होता तो पहलवान का लड़का पहलवान होता, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता, उसे पढ़ना ही नहीं पड़ता, अपने आप डॉक्टर का लड़का डॉक्टर पैदा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए जो कायकीय गुणसूत्र शरीर के अंगों से सीखी गई चीजें होती हैं वो कभी बच्चों में नहीं जाती हैं। ठीक है, जीन में कोडेड नहीं होती हैं। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, इनसे कुछ कैरेक्टर ट्रांसलेट हो जाते हैं बच्चों में और ये लिंग का भी निर्धारण करते हैं। जैसे कि ये हमने बताया संख्या में 46 है और जोड़ी कितनी है 23। तो जो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है, मेल और फीमेल का, तो मेल में जो होता है वो आपका 22 जोड़ी और फीमेल में 22 जोड़ी, ये तो सेम होता है। लेकिन 23वीं जोड़ी जो होती है मेल में और फीमेल में अंतर पैदा करती है। 23वीं जोड़ी जो होगी आपकी 23वीं जोड़ी, ठीक है, जोड़ी आपकी 23वीं क्या करती है, इसमें मेल में एक तो एक्स गुणसूत्र होता है, एक वाई होता है, लेकिन फीमेल में ये आपका दोनों एक्स एक्स होता है। ठीक है, अर्थात इनको कोडेड कर दिया गया। मेल में 23वीं जोड़ी में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं और फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब सपोज दैट जब इनका कोशिकाओं का विभाजन होता है तो आपको बताया जाता है oogenesis होती है, जिसमें आपकी ओवा सेल बनती महिलाओं में। ठीक है, आगे हम आपको जब पढ़ाएंगे आपका चैप्टर जो होगा तो वहां गोनेट वगैरह पढ़ाएंगे, उसी में वो आपका होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक, तो उसमें आपका बस पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि महिलाओं में किस प्रकार से और पुरुषों में कैसे बच्चों का मतलब निर्धारण होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी भ्रूण के बाद। ठीक, तो इसमें महिला में या पुरुषों में देखा जाए कि जो आपका पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र है और महिलाओं में एक्स और एक्स। जब महिलाओं से ओवुलेशन हुआ, ओवा बना, तो उसमें एक एक्स जाएगा, क्या होगा, कोई भी एक्स जा सकता है, या तो ये चला जाएगा या ये चला जाएगा, कोई भी एक ही जाएगा, किसमें, ओवा में। ध्यान रखना जो ओवा होता है या अंडाणु। ठीक, तो अंडाणु में एक एक्स महिला से जाएगा। दूसरी बात, फिर शुक्राणु जो पुरुष में बनता है, तो शुक्राणु स्पर्म सेल, स्पर्म सेल में क्या होता है, कभी या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है। ध्यान रखना, या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है। अगर सपोज करो यहां से एक्स आ गया शुक्राणु में, तो एक्स और एक्स मिलके अर्थात डबल एक्स बनेगा, तो फीमेल होगी, लड़की पैदा होगी। क्या होगी, लड़की पैदा होगी। ठीक, और सपोज दैट अगर एक्स की जगह ये वाला एक्स वाला नहीं जाके वाई वाला चला गया, तो यहां से वाई आएगा शुक्राणु में और दोनों मिलेंगे एक्स और वाई, तो बनेगा एक्स और वाई। तो इससे क्या बनेगा, लड़का, मेल पैदा होगा। ठीक है, तो भ्रूण में क्या होगा, लड़का पैदा। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि भ्रूण का लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है ना। लेकिन हमारे गांव में आज से कुछ साल पहले क्या होता था, ऐसी कुप्रथा थी कि महिलाओं को टारगेट किया जाता था कि जिसको बच्चियां ज्यादा होती थी उसको टॉर्चर करते थे सामाजिक लोग, घर के लोग, परिवार के लोग, और लोग के लड़की हो रही है, तो उसकी गलती क्या है भाई, उसका तो काम है एक्स एक्स देना, वो एक्स दे ही रही है। अब निर्धारण किससे होगा, सिर्फ मेल पार्ट जो आपका होगा उससे निर्धारण होगा लिंग का। अब वहां से एक्स ही फ्यूजन कर रहा है बार बार, तो कोई क्या करे। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ से, ये आपकी इसको समाज में रूढ़िवाद बोला गया है और ये गलत चीजें थी। आज कुछ समाज शिक्षित हो गया तो वो समझने लगा है। ठीक है, और आप लोगों में भी जो ज्यादा बैकग्राउंड जिनका वैसा है उन्हें समझाने की कोशिश आप लोग पढ़े लिख के कर सकते हो। ठीक है, समाज में सिर्फ शिक्षा का स्तर यही नहीं कि नौकरी पालो, अपना जीवन जीना भी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है ना। तो सभी लोग ध्यान रखना इस प्रकार से। बाकी हम जब आपको प्रजनन चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पुनः अपनी दोबारा से उसी में आ जाएंगे। आप क्लास को शेयर करना और कंटिन्यू हम आपकी क्लास करेंगे रोज सुबह 6 बजे। सभी लोग इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी के जो विद्यार्थी हैं उनको डीप तरीके से साइंस आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।